माँ देखो, अब तो टिकट भी बुक हो चुकी है। अब तो मान जाओ, अपनी एनिवर्सरी के दिन पापा जब आपको अपने सामने देखेंगे तो खुशी से पागल हो जाएंगे। आपका ये सरप्राइज़ पापा को कितना पसंद आएगा। प्लीज़ अब आप जाने के लिए मना मत करना। रोहित अपनी माँ सावित्री जी को टिकट दिखाते हुए बोला। तो सावित्री जी ने कहा, तुम दोनों भाई बहन ये क्या जिद लेकर बैठ गए हो। तुम सब जानते हो कि तुम्हारे दादा और दादी जी की तबीयत ठीक नहीं रहती है। कैसे छोड़कर जाऊं मैं तुम सबको। माँ, कौन सा तुम साल भर के लिए जा रही हो। बस 10-15 दिनों की तो बात है। सावित्री जी कुछ कहती उससे पहले ही उसकी सास कावेरी जी, जो कुछ दिनों से ये देख रही थी कि दोनों बच्चे अपनी माँ को उनके बेटे के पास भेजना चाहते हैं, उन्होंने कहा, अब मान भी जाओ ना बहू, चली जाओ अनिल के पास, मैं यहाँ सब संभाल लूँगी। सास की बात सुनकर सावित्री जी जाने के लिए तैयार हो गईं और मोतीचूर के लड्डू बनाने लगी। सावित्री जी के हाथों से बने मोतीचूर के लड्डू उनके पति सुनील को बहुत अच्छे लगते थे। सुनील की नौकरी दूसरे शहर में थी। वो साल में बस 2-3 बार ही आता था और सावित्री सास ससुर की देखरेख, फिर बच्चों का जन्म, बस धीरे धीरे यही दुनिया बन गई उसकी। वो सुनील के साथ कभी जा ही नहीं पाई, पर आज सावित्री पूरे मन से तैयारी कर रही थी अपने पति के पास जाने की। रोहित उसे ट्रेन में बिठाकर पूरे रास्ते की डिटेल्स समझाने लगा। माँ, मैंने एड्रेस तुम्हारे मोबाइल पर सेंड कर दिया है, ठीक वहीं जाना। रोहित की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। इतनी दूर सावित्री को अकेले भेजने की जिद तो बेटी की ही थी, लेकिन अब उसकी माँ वहाँ ठीक से पहुँच पाएगी कि नहीं, इस डर से वो थोड़ा परेशान हो रहा था। धीरे धीरे रोहित की आंखों के सामने से उनकी माँ की ट्रेन ओझल हो गई। अब सावित्री भी खुश थी। ट्रेन की खिड़की से ठंडी हवाओं के साथ उसके बीते हुए पल भी उसके साथ जाने लगे। सुबह 6 बजे ही थे कि रोहित का कॉल आ गया। माँ, अब उतरने का समय हो गया है, तुम देखकर उतरना, एक ऑटो कर उस एड्रेस पर चली जाना। तो बेटे को अपने प्रति इतना चिंतित होते देखकर सावित्री ने कहा, बेटा तुम टेंशन मत लो, मैं वहाँ पहुँचकर तुम्हें फ़ोन करती हूँ। ऑटो पकड़ सावित्री जी उस पते पर पहुँच गईं और जाकर बेल बजाई तो कुछ देर में ही एक औरत ने आकर दरवाज़ा खोला और सावित्री से बोली, जी कहिए, किससे मिलना है। तो सावित्री ने फ़ोन पर एड्रेस दिखाते हुए कहा, जी सुनील, क्या उसका घर यही है। तो उस औरत ने अपना परिचय देते हुए कहा, जी हाँ, मैं उसी की पत्नी हूँ। सावित्री जो ये सुनकर भी यकीन नहीं कर पा रही थी, तभी अंदर से कोई आवाज़ आई, रवीना जल्दी आओ यार, कौन आया है। वो औरत जिसका नाम रवीना था वहीं दरवाजे पर खड़ी सुनील को आवाज़ लगाते हुए बोली, सुनिए जी, ज़रा बाहर आइए, कोई मिलने आया है आपसे। रवीना के इतना बोलते ही सावित्री सोचने लगी कि ये शायद कोई और सुनील है, लेकिन किस्मत तब खराब निकली जब उसके सामने उसका पति सुनील खड़ा था। सुनील सावित्री को देखते ही बोला, तुम यहाँ। वो आगे कुछ कहता उससे पहले ही उसके मोबाइल पर किसी का फ़ोन आ गया। फ़ोन पर नाम देखकर ही सुनील का चेहरा बता रहा था कि ये फ़ोन उसके बेटे रोहित का ही है। सुनील को फ़ोन कट करते देख सावित्री बिना कुछ कहे वहाँ से निकल पड़ी। आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। कुछ दूरी पर जाकर एक सुनसान जगह देख सावित्री वहाँ बैठ गई। 2 पल शांति से बैठकर कुछ देर सांस लेना चाहती थी, लेकिन तभी रोहित का फ़ोन आ गया। फ़ोन बजते ही जा रहा था, लेकिन सावित्री की हिम्मत नहीं थी कि वो उसे कुछ बता सके, लेकिन बात तो करनी ही थी। उसने अपने आंसुओं को पोंछ अपने बॉटल से पानी पिया और अपने गले की आवाज़ को नॉर्मल करते हुए फ़ोन रिसीव किया। तो उधर से रोहित ने कहा, क्या माँ, फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हो। फिर थोड़ी धीमी आवाज़ में बोला, सॉरी माँ, मेरी वजह से तुम्हें परेशान होना पड़ा। मुझे पापा को ऐसा सरप्राइज़ नहीं देना चाहिए था। पापा से अभी बात हुई, वो तो दूसरे शहर गए हुए हैं, इसलिए आप अभी से ही जो भी टिकट मिले फ़ौरन चली आओ माँ, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। सावित्री बस रोहित की बातों पर हाँ और हूँ ही कर पाई, गले से उसकी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। रोहित ने तो फ़ोन काट दिया, लेकिन कुछ देर पहले जो उसे सरप्राइज़ मिला
उसे वो कैसे भूल सकती थी। कितनी आसानी से सुनील ने भी झूठा बहाना बना दिया। लेकिन वो क्या करेगी, कहाँ जाएगी। अपनी 20वीं सालगिरह पर एक सरप्राइज़ देने आई थी सुनील को, लेकिन यहाँ तो सुनील ने ही उसे रिटर्न सरप्राइज़ गिफ्ट दे दिया था। उसे इतने सालों में कभी भी सुनील की बातों से ये नहीं लगा कि उसकी एक अलग दुनिया भी है। लेकिन वो जिससे जुड़ी है वो भी तो सुनील की ही दुनिया थी। तो फिर सुनील ने ऐसा क्यों किया? आज सुनील की बेवफाई की सज़ा वो किसको दे? उस सास ससुर को जिसके साथ रहते रहते इन 20 सालों में एक गहरा रिश्ता जुड़ चुका था। वो अभी ये सोच ही रही थी कि तभी रोहित का फ़ोन फिर से आ गया। माँ, तुम्हें टिकट मिला? बेटे की बात सुनकर सावित्री ने खुद को संभाल झूठ बोलते हुए कहा, बेटा लंबी लाइन है, मिल जाएगी, तुम टेंशन ना लो, मैं अभी टिकट की लाइन में ही खड़ी हूँ। उसकी बात खत्म होते ही कुछ फटे पुराने कपड़े पहने कुछ बच्चे सावित्री के पास आकर खाने के लिए कुछ मांगने लगे। तभी सावित्री को याद आया कि उसके बैग में मोतीचूर के लड्डू रखे हैं और अब शायद किसी को उसकी ज़रूरत नहीं थी। वो अपने बैग से लड्डू निकालकर उन बच्चों को दे स्टेशन की तरफ बढ़ने लगी। सफ़र के बाद घर पहुंचते ही दरवाजे पर ही रोहित अपनी माँ को गले लगाते हुए बोला, थैंक गॉड माँ, तुम सही सलामत आ गई। तभी उनकी छोटी बेटी प्राची ने हंसते हुए कहा, माँ तो पापा को सरप्राइज़ देने गई थी, लेकिन खुद ही सरप्राइज़ हो गई। सावित्री अभी सबकी नज़रों से खुद को बचाने की कोशिश करते हुए घर के अंदर घुसी ही थी कि उसकी सास ने कहा, मेरा मुन्ना सारा दिन इस घर की जिम्मेदारी के लिए बेचारा इधर उधर के धक्के खाता फिरता है। सुकून से घर की रोटी भी उसे नसीब नहीं होती। सबकी बातें और सुनील के प्रति सबका विश्वास देखकर अब सावित्री खुद के आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी। सबके सामने तो संभाल लिया, लेकिन अब बर्दाश्त के बाहर था। सामान रखकर वो बिना किसी से कुछ बोले बाथरूम में घुस गई। नल के पानी को चलाते हुए अपने आंसुओं को भी इस पानी के साथ बहने दिया। सुनील का इतना बड़ा धोखा उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो भी चिल्लाना चाहती थी, सुनील से कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन कुछ नहीं कर पाई। उल्टा घर लौटकर आ गई। अपनी माँ को इतनी देर तक बाथरूम में घुसे देखकर रोहित ने बाहर से आवाज़ लगाते हुए कहा, माँ तुम ठीक तो हो ना? क्या कर रही हो इतनी देर तक? सावित्री रोहित को बोलना तो चाहती थी कि मैं ठीक हूँ, लेकिन उसके गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। कुछ देर बाद भी आवाज़ न आने पर रोहित ने फिर से कहा, माँ तुम ठीक तो हो ना? तो सावित्री दरवाज़ा खोलते ही थोड़ी गुस्साई नज़रों से बोली, क्या बचपना है रोहित? थकावट महसूस कर रही थी, इसलिए सर पर पानी दे रही थी, पर तुम हो कि चैन से सांस भी नहीं लेने देते। रोहित को अपनी माँ की बात पर कुछ अजीब सा तो लगा, लेकिन फिर सोचने लगा कि थकान तो हुई है माँ को, मैं माँ के लिए चाय बनाकर लाता हूँ। सोचते हुए वो रसोई घर में चला गया। कुछ देर में रोहित चाय लेकर आया और अपनी माँ के पास बैठते हुए बोला, ये लो माँ, चाय पी लो, मेरी वजह से आपको कितनी परेशानी उठानी पड़ी। रोहित की बात सुनकर भी सावित्री ने चुप रहना ही बेहतर समझा। वो जानती थी कि उसके कुछ बोलने से पहले ही उसके आंसू उसका साथ न देकर बाहर निकल आएंगे। चाय पीकर माँ को आराम करने का कहकर रोहित कमरे से बाहर आ गया। उधर सुनील ने रवीना से कई बार बात करनी चाही, पर रवीना ने उससे एक दूरी बना ली। वो समझ चुकी थी कि सुनील जब भी मुंह खोलेगा झूठ ही बोलेगा। कितनी आसानी से वो सुनील के झांसे में आ रही थी, एक एक बात पर आंख मूंदे भरोसा कर रही थी। सुबह वो औरत कौन थी ये पूछने पर बात को बहुत घुमाने के बाद अंत में सुनील को सच्चाई बतानी ही पड़ी। सुनील हर महीने घर में पैसे भेजता था, ये बात तो रवीना को पता थी, क्योंकि सुनील के मुताबिक उसके माँ बाप उसके एक रिश्तेदार के पास रहते थे। रवीना ने कई बार कहा भी था कि उसे भी अपने माँ बाप से मिला दो, लेकिन उसने बहाना बना दिया कि तुम बंगाली हो, इसलिए तुम्हें मेरे माँ बाप पसंद नहीं करेंगे। पर आज सुनील की हकीकत रवीना के सामने थी, लेकिन रवीना सावित्री की तरह कमज़ोर नहीं थी। बड़ी आसानी से वो सुनील को धमकी देते हुए
उस घर को छोड़ रही थी। सुनील अपने सिर को पकड़कर बैठ गया। बहुत मनाने की कोशिश की उसने रवीना को, लेकिन सब बेकार गया। एक सेकंड में सब बदल गया। इधर सावित्री सबकी नज़र से खुद को बचाने की कोशिश करती रही। 3-4 दिन ही बीते थे कि सुनील ने इस घर में कदम रखा। सुनील के पांव रखते ही उसके माँ पिताजी दोनों की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। प्राची भी पापा पापा की रट लगाए सुनील के आगे पीछे घूमने लगी। माँ तो सावित्री से अपने बेटे की पसंद का कुछ बनाने को बोल लल्ला लल्ला कह उसके आसपास मंडराने लगी। सुनील अपनी तिरछी निगाहों से कई बार सावित्री को देखना चाहा, लेकिन सावित्री को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सबको व्यस्त देख सुनील सावित्री के पास गया भी, लेकिन सावित्री ने अपना रास्ता बदल दिया। आज उसने सुनील की पसंद का भी कुछ नहीं बनाया, तो सुनील की माँ ने रात के व्यंजन को देख सावित्री को खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि इसमें से एक भी ऐसा कुछ नहीं है जो सुनील को पसंद हो। लेकिन सावित्री ने कुछ नहीं कहा। वो जानती थी कि एक माँ के लिए इतने महीने के बाद अपने बच्चे को देखने की खुशी क्या होती है, चाहे उसका बेटा उसके पास रहे या ना रहे। सुनील के माँ बाप की परवाह और जिम्मेदारी सावित्री ही उठाती थी, लेकिन फिर भी अपनी संतान तो अपनी ही होती है, इसलिए उसने अपनी सास से कुछ नहीं कहा। रोहित आज अपनी माँ के बदलते रवैये को देखकर हैरान था। पापा के आने की खुशी में जिस माँ के हाथ थकते नहीं थे हजारों पकवान बनाने में, जैसे वो दिन रात निकल जाते थे, 2 दिन में ही जो माँ 6 महीने की कसर पूरा कर देती थी, आज इतनी बदली बदली क्यों है। लेकिन रोहित ने अभी पूछना ज़रूरी नहीं समझा। वो जानता था कि उसकी माँ जो भी कर रही है कुछ तो उसके पीछे बड़ी बात होगी। बस उसने अपनी माँ के चेहरे को देखा और अपने पापा के चेहरे से कुछ आंकलन करने की कोशिश करने लगा कि कहीं दोनों के बीच कुछ हुआ तो नहीं है। रात के खाने के बाद सुनील अब जानता था कि सावित्री इस कमरे में तो आएगी ही, तभी बात कर लूँगा। लेकिन सावित्री के मन मस्तिष्क में कुछ और ही चल रहा था। प्राची भी अपनी दादी के पास चली गई सोने के लिए। बचपन से उसे दादी के पास सोने की आदत हो गई थी और अब 15 साल की हो गई, लेकिन अब भी उसे दादी के पास सोना ही अच्छा लगता था। रोहित भी अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करने लगा। सावित्री रसोई के बर्तन समेटकर रोहित के कमरे में जाकर बोली, रोहित, मैं आज यहीं सोना चाहती हूँ। ये सुनकर रोहित ने अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा, क्यों माँ, क्या हुआ? पापा से कुछ अनबन हुई है क्या? इतना बोलने की देर थी कि सावित्री की आंखें झलझला उठी। लेकिन रोहित, मुझे सोने दो, लाइट ऑफ कर दो बेटा, सर दर्द से परेशान हूँ। रोहित अपनी माँ की दशा देख तो रहा था, लेकिन कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसने माँ का कहना मान लाइट ऑफ तो कर दिया, लेकिन नींद ना सावित्री को थी, ना रोहित को और ना ही सुनील को। उधर उस कमरे में सुनील कभी घड़ी की सुइयां देख रहा था तो कभी दरवाजे की तरफ। बहुत देर के बाद भी जब सावित्री नहीं आई तो सुनील उसे कमरे के बाहर खोजने लगा। कभी रसोई में देखता तो कभी बाथरूम की तरफ जाने लगा, लेकिन उसकी माँ के कमरे में तो सावित्री जाएगी नहीं, तो उसे अंदाज़ा हो गया कि सावित्री रोहित के कमरे में है। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो सावित्री को बुलाए, लेकिन रोहित के कमरे में सावित्री अपने आंचल को अपने मुंह में दबा कर रखे थी कि कहीं उसकी सिसकियां रोहित ना सुन ले। आज सुनील को देख उस दिन के घाव में फिर से दर्द होने लगा। अब तक रोहित भी अंदाज़ा लगा चुका था कि माँ को कुछ तो हुआ है और बात भी बहुत बड़ी है। आज जो माँ उसको दिख रही थी, उसने कभी ऐसा रूप अपनी माँ का नहीं देखा था। सावित्री के पास हजारों सवाल थे जिसका जवाब उसे चाहिए था सुनील से। उसका भरोसा तोड़ा था। वो इस घर में अब रहना नहीं चाहती थी। सुनील जो दूर से उसकी और उसके बच्चों की जिम्मेदारी एक बोझ लिए उठा रहा था, उस बोझ का बोझ अभी सावित्री भी उठा नहीं पा रही थी। रोहित और प्राची के भविष्य का सोच वो कुछ निर्णय लेने में जल्दबाजी नहीं करना चाहती थी। इस उम्र में उसे कौन नौकरी देगा? उसका जीवन तो रसोई में ही गुजर गया।
इन दोनों बच्चों के साथ वो कहाँ भटकेगी। मायके में जाकर अपने सम्मान को भी खोना नहीं चाहती थी। जानती थी कि मायका 2 दिन के लिए ही ठीक रहता है। शादी के बाद पति को छोड़ बच्चों के साथ वहाँ रहना भी मुश्किल ही होगा। इन सब के बारे में सोचते हुए भी आज सुनील को सामने देखकर उसे कुछ एहसास नहीं हो रहा था। 20 साल का साथ, 20 साल का प्यार, 20 सालों का एक दूसरे पर भरोसा, जैसे इन हाथों से सब रेत की तरह फिसलने लगा। हजारों सवाल थे सावित्री के मन में। इस सवाल के दर्द का जवाब भी अब उसे ही खोजना था। माँ को करवटें बदलते देखा रोहित को अंदाज़ा हो रहा था कि उसकी माँ की आंखों में नींद नहीं है। कुछ बात है जो माँ को परेशान कर रही है, लेकिन माँ अभी उसे बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। जैसे तैसे रात गुजर गई। रोज की तरह आज भी सावित्री ने दिन की शुरुआत रसोई से ही की। सुनील जानता था कि सावित्री घर में सबसे पहले उठती है। रात से इसी समय का तो वो वेट कर रहा था। सुनील सावित्री के पास जाकर बोला, सावित्री नाराज हो मुझसे? लेकिन सावित्री के कान के दरवाजे भी बंद हो चुके थे। सुनील ने 2-3 बार उसे पुकारा, लेकिन सावित्री अपना काम करने में लगी हुई थी। 2 दिन हो गए सुनील को आए हुए, लेकिन सावित्री से उसकी एक भी बात नहीं हो पाई। सुनील जानता था कि सावित्री अभी गुस्से में है, इसलिए सुन नहीं रही है। गुस्सा जब ठंडा होगा तो सावित्री को उसके पास ही आना होगा। वैसे भी वो एक घरेलू महिला है जो सोच तो सकती है, लेकिन कोई फैसला नहीं कर सकती। इसमें और रवीना में ज़मीन आसमान का अंतर है। 2 दिन के बाद सुनील तो चला गया, लेकिन ऑफिस में पहुंचकर आज उसे वहां का माहौल बिगड़ा हुआ लगा। लेकिन सुनील का उस बात से ज़्यादा ध्यान रवीना के केबिन में था। सुनील उसके पास जाकर अपने पति होने का हक दिखाते हुए बोला, रवीना ये क्या किया तुमने? सिंदूर नहीं लगाया और हाथों में चूड़ियाँ भी नहीं पहनी, जानती हो इसका मतलब? तो रवीना गुस्से से बोली, मेरे केबिन से बाहर निकलो। तुम तो सुनील सुनील ने बेशर्मी से कहा, निकलूं? मतलब मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ। तुम्हें इस रूप में देख सब क्या सोचेंगे हमारे बारे में? तो रवीना ने कहा, क्या सोचेंगे? जिसने भी मुझसे पूछा मैंने सबको तुम्हारी असलियत बता दी है कि तुम एक धोखेबाज हो। ये सब जान गए हैं। अब सुनील को समझ आया कि उसे क्यों ऑफिस में सब ऐसे घूर रहे थे। उसने कहा, कुछ समय तो देती रवीना, इतनी जल्दी कैसे तुम सब कुछ खत्म कर सकती हो? तुम्हारा पति अभी जिंदा है और तुमने ये सिंदूर मिटा दिया। रवीना गुस्से से लाल होते हुए बोली, सुनील तुम्हारे होने या ना होने से मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने अनजाने में एक औरत के सिंदूर और उसके भरोसे को छीना है। मेरे दिल में अब तुम्हारे लिए नफरत के सिवा और कुछ नहीं है। अब तुम यहाँ से जा सकते हो, वरना मैं तुम पर धोखाधड़ी का केस कर दूंगी। सुनील ये देख वहाँ से अपने तेज कदमों से बाहर निकल गया। उधर सुनील के जाते ही रात को जब सभी सोने चले गए तो रोहित अपनी बेचैनी के साथ सावित्री के पास गया। सावित्री भी कमरे की लाइट बंद कर आंख बंद कर सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रोहित जानता था कि उसकी माँ की आंखें तो बंद है, लेकिन उनमें नींद की कोई गुंजाइश नहीं है। रोहित ने कहा, माँ मुझे तुमसे कुछ पूछना है। सावित्री जानती तो थी कि रोहित क्या पूछने वाला है, इसलिए बहाना बनाते हुए बोली, रोहित सो जाओ बेटा, रात हो चुकी है। नहीं माँ, मैं जानता हूँ ना तुम सो पाओगी और ना मैं। उससे अच्छा है बात कर लेते हैं। माँ देखो, हमें जब भी कोई सवाल परेशान करता है तो हम भी तो आपके पास ही आते हैं, फिर उस समस्या का हल ढूंढते हैं। मैं जानता हूँ कि तुम परेशान हो किसी बात से, अब बताओ क्या बात है? अब रोहित के इतना बोलते ही सावित्री खुद को अब संभाल नहीं पा रही थी। आंखों से झरझर आंसू बहने लगे, होंठ कांपने लगे। बोलना तो चाह रही थी, लेकिन जुबान अब साथ नहीं दे रही थी। अपने हाथों से एक बार आंसू पोंछते हुए जवाब, बस तेरे पापा पर अटक गई। रोहित इतना तो समझ ही गया कि ये बात बहुत बड़ी है और पापा से रिलेटेड है। अब उसके मन में भी अपने पापा के लिए कई प्रश्न घूमने लगे कि पापा ने आखिर क्या किया है जिससे माँ की हालत ऐसी हो गई है। कुछ देर में रोहित को पकड़कर सावित्री ने कहा, रोहित तेरे पापा ने हम सबको धोखा दिया है बेटा।
कहते हुए सावित्री ने सुनील की सारी सच्चाई अपने बेटे को बता दी, जिसे सुनकर रोहित को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके पापा ऐसे भी कर सकते हैं। कुछ देर के सन्नाटे के बाद रोहित ने अचानक एक प्रश्न अपनी माँ के सामने रखते हुए कहा, माँ तुम क्या चाहती हो? बस यूं रोकर बिना बात के दिन काटना चाहती हो कि पापा से कुछ सोचा है? रोहित का प्रश्न सुनकर सावित्री भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर सच में वो क्या चाहती है। लेकिन आज रोहित की बातें सुन अपनी बात रखते हुए सावित्री ने कहा, रोहित अब मैं तेरे पापा के साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन तेरे दादा और दादी जी से भी एक गहरा रिश्ता है मेरा। उन्हें सच्चाई कैसे बताऊं? उन्हें छोड़ जाना भी तो आसान नहीं है। इन दोनों की बातें कोई था जो सुन रहा था। अपने बेटे की धोखेबाजी और अब बहू का उनके प्रति प्यार और विश्वास सब उनकी आंखों के सामने था। आज सावित्री ने रोते हुए कहा, रोहित मुझे तो कुछ भी नहीं आता जिससे मैं तुम सबकी जिम्मेदारी उठा सकूं। मैं क्या कर सकती हूँ बता? रोहित के पास अभी इसका जवाब नहीं था। कुछ बात कुछ फैसलों के साथ अधूरी रह गई। दोनों के बीच रोज की तरह सावित्री सुबह अपने कामों में व्यस्त थी। अब नींद गायब थी तो रोहित की, क्योंकि वो अपनी माँ को उनके आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की लड़ाई में उसका साथ देना चाहता था। उधर रवीना के रवैये को देखकर सुनील सावित्री का भरोसा जीतने की कोशिश करने फिर से घर आने की सोचने लगा, क्योंकि रवीना ने तो एक झटके में ही अपनी ज़िंदगी से उसका वजूद ख़त्म कर दिया। लेकिन उसको सावित्री पर पूरा भरोसा था कि वो रवीना की तरह नहीं है, बहुत सोच विचार कर फैसला लेती है। मेरे पास आने को छोड़ उसके पास कोई रास्ता नहीं है। जब वो घर पहुंचा तो उसकी माँ ने तो उसकी थकान देख अपने आंचल से उसका पसीना पोंछने लगी। लेकिन उसके पिताजी को सुनील का आना पसंद नहीं आया, क्योंकि रात को उसके पिताजी ने ही अपनी बहू और पोते की बात सुनी थी। सुनील की नज़र अब सावित्री के चेहरे पर थी। उसकी मांग अभी लाल सिंदूर से सजी हुई थी। ये देख सुनील के चेहरे से एक अहंकार की हंसी साफ झलक रही थी। सुनील के पिताजी उसके मनोभाव को देखते हुए सुनील से कहा, आज फिर अचानक कैसे आना हुआ? तो सुनील ने झूठ का सहारा लेते हुए कहा, बहुत दिन हो गए अपने परिवार से दूर रहा हूँ। अब कुछ समय अपनी पत्नी और बच्चों को देना चाहता हूँ। लेकिन तभी उसके पिताजी ने गुस्साई भरी नज़रों से सावित्री का साथ देते हुए कहा, कितनी सफाई से तुम झूठ बोल जाते हो बेटा। मेरा बेटा इतना नालायक निकलेगा ये कभी सोचा नहीं था मैंने। सुनील की माँ अपने पति की बातों पर गुस्सा करते हुए बोली, काहे को हमारे बेटे को नालायक बता रहे हो? दिन रात वो अपना खून पसीना जलाता है, 2 वक्त की रोटी भी उसे नसीब नहीं होती। अब जब वो हम सबके साथ रहने आया है तो तुम सब ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? तो सुनील के पिताजी ने सबके सामने ही सुनील के असलियत अपनी पत्नी को बता दी। ये सुन रोहित और सावित्री एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि उन्हें कैसे पता चला। तभी सुनील के पिताजी ने रात वाली सारी घटना उनको बता दी कि उसने उन दोनों की बातों को सुन लिया था। सुनील के अंदर अभी भी गुस्सा उबल रहा था। उसने अपने बापूजी से कहा, बाबूजी, आप इस गंवार औरत का पक्ष ले रहे हैं। इसे तो घर में बैठ मगरमच्छ के आंसू बहाने आते हैं। आप शायद भूल रहे हो कि आपका सगा मैं हूँ, ये नहीं। तो सुनील के पिताजी ने कहा, ये तो मेरी किस्मत है कि तुम मेरे सगे बेटे हो, शायद इसलिए अब तक यहीं खड़े हो। कोई और होता तो कब के धक्के मारकर बाहर कर देता। तो सुनील अपनी माँ की तरफ देखते हुए बोला, माँ देख रही हो पिताजी कैसी बातें कर रहे हैं, इस औरत की तरफदारी कर रहे हैं। तो सुनील के पिताजी ने अपनी पत्नी कावेरी जी की तरफ देखते हुए कहा, जज्बात में तुम उस इंसान के साथ गलत मत कर देना जिसने इस परिवार को अपने परिश्रम से सींचा है। तुम्हें आज तक एक गिलास पानी की ज़रूरत भी होती तो तुम किसे आवाज़ देती हो, ये याद ज़रूर कर लेना। आँखों में फरेबी बेटे का पर्दा हटा सच का साथ देना। अपने पति के कठोर लेकिन सच्चाई भरी बातों को कावेरी जी भी झुठला नहीं सकती थी। अपनी माँ को
इस तरह चुप देख सुनील ने कहा, माँ बताओ ना, तुम चुप क्यों हो? तुम मेरे साथ हो कि इस औरत के साथ? तभी कावेरी जी सुनील के गाल पर एक थप्पड़ जड़ते हुए बोली, सुनील, क्या ये औरत लगा रखा है? सावित्री नाम है उसका, कि ये भी भूल गए तुम्हारे बच्चों की माँ है वो? तो सुनील तेजी से सावित्री का हाथ खींचते हुए उसे कमरे में ले गया और बोला, आज माँ ने तुम्हारी वजह से मुझ पर हाथ उठाया। ये मत भूलो कि तुम मेरे टुकड़ों पर पल रही हो। अगर मैंने ये पैसा देना बंद कर दिया ना तो ये अकड़ सब निकल जाएगी। सुनील को ये बोलते देख सावित्री चुपचाप रोहित के कमरे में चली गई, पर आज सुनील की बातों से सावित्री के आंसू बह नहीं रहे थे। आज अपनी आत्मसम्मान की चोट को उभारने का वक्त था। उस इंसान के साथ उसका यहाँ रहना मुश्किल था। रोहित ने भी माँ को कुछ नहीं कहा। उसने भी सोच लिया था कि माँ जो भी फैसला करेंगी वो उसका ही साथ देगा। अपनी माँ के आत्मविश्वास को टूटने नहीं देगा और ना ही पिताजी के सामने हाथ फैलाने को बोलेगा। रात को अपने सास ससुर के कमरे में जाकर अपना फैसला सुनाते हुए सावित्री ने कहा, बाबूजी, अभी इस घर में मेरा रहना नहीं हो पाएगा। मैं बच्चों के साथ जाना चाहती हूँ। ये सुनते ही उसकी सास कावेरी जी ने कहा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो सावित्री? छोटी सी बात का बतंगड़ मत बनाओ। लड़का जात है, वो बाहर रहता है, भूल हो गई उससे। औरत जात का तो काम ही है मर्दों के पर्दे में अपने पति की भूल को छुपा उसके साथ ही चलना। तो सावित्री कम लफ्ज़ों में पूरी बात कहते हुए बोली, माँ जी, शायद मेरा जाना ही बेहतर होगा। ये कहकर बात को आगे न बढ़ाते हुए सावित्री वहाँ से चली गई, लेकिन नींद किसी की भी आंखों में नहीं थी। सुबह जब उठी तो दरवाज़ा खुला था। शायद सुनील जा चुका था। सुनील के जाने के बाद उसके ससुर ने सावित्री को जाने नहीं दिया। बुढ़ापे में अपने पोते पोतियों से उसे दूर न करने को कहा। अपने ससुर की बात मानकर सावित्री रहने तो लगी, लेकिन अब इस घर में उसका मन नहीं लग रहा था। जिस घर से कभी एक गहरा रिश्ता कायम था, आज परायेपन का एहसास हो रहा था। उसके ससुर की भी अब तबीयत खराब रहने लगी थी। वो जानते थे कि सावित्री को अब तो उन्होंने घर में रख लिया था, लेकिन सुनील के लौटने पर वो यहाँ नहीं रहेगी, ये समझ चुके थे। दिन ऐसे ही बीतने लगे। उधर सुनील ने इस उम्मीद से मैं घर पर पैसे भेजने बंद कर दिए कि कहीं न कहीं पैसे के अभाव में सावित्री उसके पास लौटकर ज़रूर आएगी। पर सावित्री ने घर पर ही अपना सिलाई का काम शुरू कर दिया था। एक दिन अचानक कावेरी जी ने अपने पति से कहा, सुनिए जी, 6 महीने हो गए उस बात को, लेकिन हमारा बेटा अभी तक घर नहीं आया और ना ही उसका कोई फ़ोन आया। ज़रा फ़ोन करके पूछ तो लीजिए। अपनी पत्नी की बात को सुन सुनील के पिताजी ने उसे गुस्से भरी नज़रों से देखते हुए कहा, उसने कभी तुम्हारी परवाह की है? क्या बोलकर गया था कि हम उसके पैसे पर पलते हैं? अपनी पत्नी व बच्चों की जिम्मेदारी जो नहीं उठा सकता, उस नालायक इंसान से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। उसने सावित्री को झुकाने के लिए उनका खर्चा बंद तो कर दिया, लेकिन मैं सावित्री को जानता हूँ, उसके स्वाभिमान को ठेस पहुँचाई है तुम्हारे बेटे ने। मैं सावित्री के नाम से एक फ्लैट खरीदूंगा। अगर वो जाना चाहे तो जा सकती है, अब उसे रोकूंगा नहीं। अपने पति की बात सुनकर अब कावेरी जी भी चुप थी। वो रोज़ देख रही थी सावित्री को कि अब वो सिर्फ उनकी वजह से यहाँ रुकी हुई थी, वरना उसका अब यहाँ रुकने का कोई वजूद नहीं था। धीरे धीरे समय बीता तो सावित्री की सिलाई का धंधा अच्छा खासा चलने लगा। अब उसे घर खर्च चलाने में कोई दिक्कत नहीं थी। रोहित और प्राची की पढ़ाई भी आगे बढ़ रही थी कि फिर एक दिन दरवाजे पर दस्तक देख सबको हैरानी हुई। सावित्री ने ही दरवाज़ा खोला। सावित्री का बदलाव देख सुनील की आंखें फटी की फटी रह गईं। जिस सावित्री को वो जानता था, उस सावित्री और आज की सावित्री के पहनावे में काफ़ी अंतर था। सावित्री ने जैसे ही देखा कि सामने सुनील है तो वो अपने कमरे में चली गई। सुनील की हालत बिगड़ चुकी थी। दुबला पतला शरीर, आंखें धंसी चुकी थीं। अपने बेटे की इस हालत को देख उसकी माँ की आंखें नम हो गईं। वो उसे अपने कमरे में ले गई और बोली, बेटा, तेरी गलती की वजह से तेरे बाबूजी ने अपना सब कुछ सावित्री के नाम कर दिया है। लेकिन ये सुनकर भी आज सुनील को इस बात का कोई गम नहीं था,
कि उसके पास कुछ नहीं है, क्योंकि उसे अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था। रवीना ने उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। न नौकरी रही और न इज्जत। आज वो बहुत ही शर्मिंदा था कि उसकी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। सावित्री जानती थी कि अपने बेटे की चाहत एक माँ कैसे भूल सकती है। अब उनका बेटा आ चुका है, अब इस घर में उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। शाम को रोहित और प्राची के आने के बाद सावित्री ने उस घर को छोड़ने का फैसला किया तो उसके ससुर ने कहा, जानते हैं बेटा कि तुम सुनील को कभी माफ़ नहीं कर सकती और अब हम तुम्हें रोकेंगे भी नहीं, लेकिन अपने बाबूजी का आशीर्वाद लेते जाओ। सावित्री समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या बोलना चाहते हैं, लेकिन तभी उसके ससुर ने एक चाबी सावित्री के हाथ में रखते हुए कहा कि बेटा, मैंने तेरे लिए एक फ्लैट खरीदा था कि कभी सुनील के आने के बाद अगर तुमने घर छोड़ा तो तुम उस फ्लैट में रह सकती हो। तो सावित्री ने नम आंखों से कहा, नहीं पिताजी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम किराए के घर में रह जाएंगे। नहीं बेटा, तुमने हमारे लिए वो किया जो हमारा सगा बेटा भी नहीं कर सका, इसलिए मना मत करो बेटा। अपने बाबूजी का आशीर्वाद समझकर इसे ले लो। तो सावित्री भी अब मना नहीं कर पाई। उसने नम आंखों से अपने सास ससुर का आशीर्वाद लिया और अपने नए फ्लैट में चली गई। पीछे से सुनील उसे जाते हुए देखता रहा, पर आज सावित्री को रोकने की हिम्मत उसमें नहीं थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे एक और नई कहानी में। जब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।